अमेरिका के लॉस एंजलिस में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वही शहर है जिसको आप हॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। दुकानों और गाड़ियों में यहाँ आगजनी हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिना गवर्नर की सलाह लिए 2000 नेशनल गार्ड तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक राज्य का जो गवर्नर होता है वो नेशनल गार्ड का कमांडर इन चीफ होता है और वही उनकी तैनाती कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने बिना गवर्नर की रजामंदी के ऐसा किया। कई दशकों बाद ये नियम अमेरिका में इस तरह तोड़ा गया है। एक एक्सेप्शन था, उसको इस्तेमाल किया गया। पिछली बार कब हुआ था? 1965 में। इसलिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम की भी ट्रंप से तू मैं चल रही है। पर ट्रंप नेशनल गार्ड की तैनाती तक ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम लॉस एंजलिस में फौज भी उतारेंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर डिफेंस पीट हेक्सेथ ने सेना को हाई अलर्ट पर रख भी दिया है। तो सवाल ये है कि अमेरिका में यह हालत कैसे बने, लोग प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं और ट्रंप की कैलिफोर्निया के गवर्नर के साथ लड़ाई क्यों हुई, सब कुछ जानेंगे आज के शो में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव का इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। लॉस एंजलिस शहर में फैशन डिस्ट्रिक्ट नाम का एक इलाका पड़ता है। यहाँ बहुत बड़ा कपड़ों का मार्केट है। सस्ते दामों पर कपड़े मिल जाते हैं, तो व्यापारी और लोकल दोनों तरह के लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। और कहा जाता है कि इस इलाके में ज्यादातर व्यापारी अमेरिका के बाहर से आए हुए हैं। इसी इलाके में रहने वाले कुछ लोगों के खिलाफ 6 जून को अरेस्ट वारंट निकाला गया और ये वारंट निकालने वाली यूनिट थी, या ये वारंट हासिल करने वाली यूनिट थी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई। ये यूनिट अमेरिका के गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम करती है। कस्टम, ट्रेड और इमिग्रेशन से जुड़े काम देखती है। ट्रम्प 2.0 में अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई टॉप प्रायोरिटी पर है। इसी के साथ अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे छात्रों को भी टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली ऐसे छात्र जो ट्रम्प सरकार की आलोचना में शामिल रहे थे। और ये पूरा काम हो रहा है आईसीई के जरिए। यही आईसीई फैशन डिस्ट्रिक्ट के एक कपड़े के गोदाम में छापा मारने वाली थी। इल्जाम लगाया था उसने, आईसीई ने, कि उस गोदाम में काम करने वाले कई लोग जाली दस्तावेज बनाकर वहां अवैध रूप से रह रहे थे और वो लोग अमेरिका के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, सेंट्रल अमेरिका से आए हुए हैं। सीबीएस न्यूज के मुताबिक जब आईसीई के अधिकारी गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें रोका, जिसके बाद आईसीई के एजेंट्स की लोकल लोगों से झड़प हुई। लेकिन आईसीई इस इलाके से कम 100 लोगों को गिरफ्तार करके ले ही गई। यहीं से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई। इस गिरफ्तारी के कुछ देर बाद शहर में एक अफवाह फैल गई। अफवाह ये कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का कैंपेन चला रहे हैं। आईसीई के अधिकारियों ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया है और उन्हें एक सरकारी इमारत के भीतर बंद रखा है। जैसे ही अफवाह फैली कि हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी उस सरकारी इमारत के आसपास इकट्ठा हो गए जहां लोगों को डिटेन किया गया था, अरेस्ट करके रखा गया था और प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई। अब यह प्रोटेस्ट चल रहा था। अगले दिन लॉस एंजलिस के कुछ इलाकों में आईसीई ने फिर लोगों को अरेस्ट किया और उन्हें अवैध शरणार्थी बताया। इससे वहां के लोगों में भी डर फैल गया कि आईसीई सब जगह गिरफ्तारी कर रही है और इस तरह लॉस एंजलिस के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हुए। क्योंकि लॉस एंजलिस के कई इलाकों में ऐसे लोग बड़े तादाद में रहते हैं जो अमेरिकन डिसेंट के नहीं है, 1 या 2 जनरेशन पहले वहां पे आए हुए हैं और अब चाहे सिटीजन्स हैं, लेकिन पहले जिस तरह से आए उस चीज को लेकर के बात उतनी क्लियर नहीं है। कई लोग लीगल इमिग्रेशन से आए हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड है, अवैध प्रवासी के रूप में कभी यहाँ पे आए थे। इस सब को रोकने के लिए लॉस एंजलिस का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने पुलिस उतारी। जब लोग सड़कों से हटे नहीं तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन इससे प्रदर्शनकारी पीछे हटने की जगह और भड़क गए। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप और लॉस एंजलिस का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने आ गया। लॉस एंजलिस के लोकल लीडर्स का कहना था कि लोग घबराए हुए हैं इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के आम लोगों को भी डर लग रहा है कि आईसीई के लोग उन्हें भी अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए लोग सड़क पर हैं। फिर 7 जून को ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड को, वहां की जो रिजर्व आर्मी होती है, उसके सैनिकों को लॉस एंजलिस भेजने का आदेश दिया। इस पर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आपत्ति जताई कि आपको अपना फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम यानी कि कैलिफोर्निया की जो गवर्नमेंट है वो इस मसले को अपने तरीके से डील करना चाहती है, शांति से निपटाना चाहती है। नेशनल गार्ड, जैसे अभी हमने बताया, अमेरिकी फौजियों की रिजर्व टुकड़ी है। इनकी तैनाती के आदेश
जो कंसर्न स्टेट है उसके गवर्नर देते हैं और गवर्नर ही नेशनल गार्ड के कमांडर इन चीफ होते हैं। जो राजदूत के नियमित व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स के अपने अपने राइट्स हैं और स्टेट की जो कमान होती है वो गवर्नर के पास होती है। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर वैसे वहाँ गवर्नर होते हैं, उनका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैलिफोर्निया भी एक स्टेट ही है और यहाँ के गवर्नर हैं गेविन न्यूसम और ये आते हैं डेमोक्रेट पार्टी से, यानी कि ट्रंप के राजनीतिक विरोधी हैं। उन्होंने ही ट्रंप के नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश को गलत बताया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश दे ही नहीं सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसकी इजाजत होती है। विशेष परिस्थिति जैसे देश में कोई इमरजेंसी लग गई हो या दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो, जो कि इस केस में अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए ट्रंप ने टाइटल 10 अथॉरिटी का इस्तेमाल कर यह आदेश दिया और अगले 60 दिनों तक कमान रक्षा मंत्री को सौंप दी है। बहरहाल ट्रंप को आलोचनाओं से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। उन्होंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल भी दिया। उल्टा एक दिन बाद गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की सिटी मेयर कैरन बेस को ही डांट लगाने शुरू कर दी उन्होंने। कैरन भी एक डेमोक्रेट है, सिटी मेयर का चुनाव जीती हैं, यानी जो स्टेट है और सिटी है दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, ट्रंप के राजनीतिक विरोधी हैं और इसलिए भी ट्रंप इतने अग्रेसिवली उनको लेकर के बातें लिख रहे थे ट्रुथ सोशल पर। 8 जून को उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप दोनों से काम नहीं हो रहा है, मेयर से और गवर्नर से, और ये बात सभी जानते हैं, इसलिए मेरी सरकार ने इस मामले में हाथ लगाया। हम जानते हैं कि दंगाइयों और लुटेरों को कैसे काबू में लाते हैं। आप दोनों को लॉस एंजलिस के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जब से ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं ट्रंप लगभग आधा दर्जन पोस्ट इस बारे में लिखवा चुके हैं। जैसे भी एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि लॉस एंजलिस जो कभी महान अमेरिकी सिटी हुआ करता था उस पर अपराधियों और विदेश से आए अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ की हिंसक और विद्रोही भीड़ हमारे अधिकारियों पर हमले कर रही है, हमारे कैंपेन को रोकने की कोशिश कर रही है, वो कैंपेन जिनमें हम अवैध लोगों को अमेरिका से बाहर करना चाहते हैं। मैंने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल के साथ इस मसले पर मीटिंग की है। इसमें मैंने आदेश दिए हैं कि लॉस एंजलिस को जल्द से जल्द प्रवासी आक्रमण से मुक्त करवाया जाए और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े उठाए जाएं। व्यवस्था बहाल की जाएगी, अवैध लोगों को निष्कासित किया जाएगा और लॉस एंजलिस को आज़ाद किया जाएगा। अब यहाँ ट्रंप की भाषा सुनकर ऐसी लगती है जैसे वो किसी मुल्क की आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे हों। शायद ट्रंप ये भूल गए हैं कि लॉस एंजलिस में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उन्हीं के देश का हिस्सा हैं। बहरहाल 8 जून को एक और पोस्ट में ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तारीफ की और लिखा कि रैडिकल लेफ्ट के प्रोटेस्ट अब इस देश में सहन नहीं किए जाएंगे। अब किसी भी प्रोटेस्ट में लोगों को मास्क लगाकर आने की इजाज़त नहीं होगी। ये लोग मास्क क्यों लगाते हैं ना, किस चीज़ का डर है। ये हुई प्रोटेस्ट की कहानी। हमने प्रोटेस्ट के ताज़ा हालात जानने के लिए अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से संपर्क भी किया। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। देखिए, हालात जो हैं वो कल रात को बिगड़े थे। कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में करीब 300 नेशनल गार्ड्स जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को एक्टिवेट किया और नेशनल गार्ड्स में आपको बता दूं ये होती बेसिकली दीज आर जो अमेरिका के बेसिस पे मिलिट्री होती है उन्हें नेशनल गार्ड्स कहा जाता है। तो उन्हें कल एक्टिवेट किया, एक्चुअली परसों एक्टिवेट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। कुछ 300 के आसपास नेशनल गार्ड्स सड़कों पे थे। लॉस एंजलिस में हमने देखा करीब 27 अरेस्ट हुए हैं। हमने देखा कि कार जो है, कारों को जलाया गया, वैंडलिज्म की खबरें लॉस एंजलिस से आई। लेकिन उसके बाद जब LAPD ने, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि ये अनऑथराइज्ड प्रोटेस्ट है तो और इस एरिया को खाली किया जाए, तो लोग रात को फिर अपने अपने घर चले गए थे। और साथ ही साथ हमने देखा कि कल सैन फ्रांसिस्को में भी काफी प्रोटेस्ट हुए जिन्हें कवर किया गया और करीब 60 अरेस्ट हुए हैं सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस जो है, दे आर वेरी प्रोमिनेंट सिटीज इन कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया की हमेशा से एक हिस्ट्री रही है अबाउट प्रोटेस्ट, बीट ब्लैक लाइव मैटर्स या 1992 के रॉडनी किंग के जो प्रोटेस्ट थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए भी है कि क्या फेडरल अथॉरिटीज या प्रेसिडेंट ट्रंप ओवररीच कर रहे हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को। और आज ऐसा माना जा रहा है कि गेविन न्यूसम कोर्ट में सू करने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की अथॉरिटी को कि उन्होंने किस नेशनल गार्ड्स को क्यों एक्टिवेट किया। और जब LAPD और अथॉरिटीज यहाँ पे मैनेज कर सकती थी सिचुएशन को। और कहीं ना कहीं ये मानना भी लोगों का है ऐसा कि जून 14 को मिलिट्री परेड होने वाली है वॉशिंगटन DC में और वो डेमोक्रेट्स ने उसी दिन बहुत सारे प्रोटेस्ट रखे हैं पूरे अक्रॉस अमेरिका। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक प्रीकर्सर है
प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा कि अगर इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे तो वो नेशनल गार्ड्स को एक्टिवेट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ओवरऑल बहुत ही क्योटिक डे था, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। विल हैव टू वेट एंड वॉच कि अब इसमें आगे क्या होगा। ट्रम्प का इमिग्रेशन के मुद्दे पर कड़ा रवैया कोई नई बात नहीं है। बरसों से अमेरिका में अवैध शरणार्थियों को बाहर निकालने की वो वकालत कर रहे हैं। टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 2016 वाले राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन में उन्होंने मेक्सिको से आने वाले अप्रवासियों को क्रिमिनल और रेपिस्ट कह दिया था। ट्रंप ने उसी चुनावी कैंपेन में कहा था कि वो मेक्सिको वॉल का काम आगे बढ़ाएंगे और उसकी कंस्ट्रक्शन की कीमत भी मेक्सिको से ही वसूल लेंगे। 2017 में उन्होंने आईसी की शक्तियां बढ़ाई और हजारों की संख्या में लोगों के घर पर रेड करवाई। अप्रैल 2018 में ट्रंप फैमिली सेपरेशन पॉलिसी लेकर आए। इसके तहत बॉर्डर पार करते वक्त पकड़े गए माता पिता और उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है। मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना की, इल्जाम लगाया कि हजारों बच्चों को इस तरह माता पिता से अलग कर डिटेन किया गया। 2019 में ट्रंप ने H-1B वीजा की शर्तें सख्त की, जिससे भारतीय आईटी वर्कर्स पर भी असर पड़ा। जो हिंदुस्तान से लोग जाते हैं टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह से संबद्ध होकर या किसी बाहर की कंपनी से, जो इंजीनियर्स ट्रैवल करते हैं H-1B लेकर ही जाते हैं। 2024 के चुनावी कैंपेन में ट्रंप ने इमिग्रेशन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। कहते थे कि राष्ट्रपति बना तो सभी अवैध लोगों को देश से बाहर भेज दूंगा, इंडिया भी आए हैं प्लेन्स। एक प्रेसिडेंशियल डिबेट में तो उन्होंने ये दावा तक कर दिया था कि बाहर से आए लोग कुत्ते बिल्ली खाते हैं। बाद में कई मीडिया हाउस ने इसे फैक्ट चेक किया, गलत बताया। जनवरी 2025 में ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बन भी गए। शपथ लेने के पहले ही दिन उन्होंने मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी घोषित की और मेक्सिको वॉल की सुरक्षा बढ़ा दी। पिछले ही हफ्ते उन्होंने 12 देशों से आए, यानी हम जून की बात कर रहे हैं, जून 2025, 12 देशों से आने वाले नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी। और अब पहला बड़ा मौका है ट्रंप 2.0 में, जब इमिग्रेशन को लेकर उनका सामना किसी बड़े प्रोटेस्ट से हुआ है और वो इस पर पूरी सख्ती से पेश आ भी रहे हैं। अमेरिका के गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा कि हम 2020 में ब्लैक लाइव मैटर्स जैसी गलती नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया कि उस प्रदर्शन को बाइडेन कंट्रोल नहीं कर पाए, उसे बगैर किसी रोक टोक के फैलने दिया गया, लेकिन नया ट्रंप प्रशासन ऐसे मामलों से अलग तरह से निपटने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर थी। इस चैप्टर को हम यहीं पे रोक रहे हैं। कुछ बोनस अपडेट्स आपको दे दें। पहला अपडेट सीरिया से। इसराइल ने सीरिया में हवाई हमले किए हैं और उसमें उसने हमास के एक सदस्य को मारने का दावा किया। हालांकि हमास ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इस हमले से सीरिया की अखंडता को नुकसान पहुंचता है। अगर इजराइल ऐसे हमले करेगा तो इससे पूरे इलाके में शांति भंग होगी और यहाँ के हालात बिगड़ सकते हैं। इजराइल की इस तरह की कार्रवाई से अराजक समूहों को फायदा उठाने का मौका मिल जाता है, ये भी कहा गया। बशर अल असद के जाने के बाद से इजराइल ने कई दफ़े सीरिया पर बमबारी की है। फिलहाल अहमद अल शरा सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं, जिन पर इन दिनों अमेरिका का प्यार बरस रहा है। ट्रंप ने पिछले महीने उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि वो सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटा देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीरिया की सरकार इसराइल के इन हमलों का जवाब शायद नहीं देगी, देने की स्थिति में भी नहीं है। इसे लेकर हम राजदूत के एक एपिसोड में विस्तार से बात कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी खबर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ी हुई है। 22 साल की ग्रेटा और उनके 11 साथी गाजा तक मानवीय सहायता लेकर जा रहे थे। उनका जहाज 1 जून को इटली से रवाना हुआ, लेकिन अब उनके जहाज पर इजराइल की सेना का कब्जा हो गया है। सभी 12 लोगों को बंदी बना लिया है, ऐसा ग्रेटा का कहना है, और इजराइल के एक बंदरगाह ले जाया जा रहा है। जहाज के इस कथित अपहरण की जानकारी जहाज में मौजूद सभी एक्टिविस्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर दी है और रिहाई की मांग की है। ये जहाज फ्रीडम फ्लोटिला कोalition यानी FFC के बैनर तले जा रहा था। FFC संगठन करीब 1 दशक से इस तरह की कोशिश करता आ रहा है। गाजा में लगभग 17 साल से नाकेबंदी चल रही है, लेकिन अक्टूबर 2023 से जो जंग चल रही है उसकी वजह से नाकाबंदी और बढ़ गई है। इजराइल खाने पीने और दूसरी ज़रूरत का सामान भी गाजा नहीं जाने दे रहा है और भूख की वजह से दर्जनों बच्चे गाजा में मारे जा चुके हैं। लाखों पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। इसी की तरफ ध्यान दिलाने के लिए ग्रेटा और उनके साथी जहाज में ज़रूरत का सामान लेकर चले जा रहे थे, जिन्हें अब रास्ते में ही इजराइल ने रोक दिया है। इन्हीं जानकारियों के साथ में राजदूत का आज का एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और निवेदिता ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबर गाँव।